नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। लोकसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। चुनाव से पहले तमाम एजेंसियों की तरफ से ओपिनियन पोल किए जा रहे हैं और देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है, जनता के सामने वो तस्वीर भी रखी जा रही है। और इसी कड़ी में एक ओपिनियन पोल किया गया जो कि सबसे ताजा सर्वे है और इसमें जनता की राय मांगी गई। पूछा गया कि आखिर देश में किसकी सरकार बनती नजर आ रही है और किसको लोग पसंद करते नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये ओपिनियन पोल मैट्राइज जी न्यूज की तरफ से किया गया है और इस सर्वे में एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। यह ओपिनियन पोल दोनों गठबंधन बनने के बाद और राज्यसभा चुनाव के ठीक बाद हुआ है। यह ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 27 फरवरी के बीच किया गया है और इस ओपिनियन पोल में लोकसभा की 543 सीटों पर 1,67,843 लोगों की राय ली गई है, जिसमें 87,000 पुरुष और 54,000 महिलाओं को शामिल किया गया है। इसके साथ ही इस ओपिनियन पोल में 27,000 फर्स्ट टाइम वोटर्स की राय भी शामिल बताई जा रही है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किसको कहां कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। और हां, आपको याद दिला दें कि यह सिर्फ ओपिनियन पोल है, नतीजे नहीं। 2024 के नतीजों पर अगर हम नजर डालें तो एनडीए के खाते में 351 सीटें गई थी, जबकि यूपीए को 90 सीटें मिली थी। तब यूपीए गठबंधन हुआ करता था, जो कि अब वो नया नवेला जो गठबंधन है विपक्षी दल का, वो इंडिया नाम से रखा गया है। 2024 में जो संभावित नतीजे बताए जा रहे हैं वो एनडीए के खाते में 377 सीटें और इंडिया के खाते में 94 सीटें नजर आ रही हैं। ये जी न्यूज मैट्राइज ओपिनियन पोल है। जी न्यूज मैट्राइज ने ये सर्वे कराया है और उसके मुताबिक ये सीटें जो टेलीविजन स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं 377 एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। इंडिया जो नया गठबंधन बना है, जो कि यूपीए हुआ करता था, उसके खाते में महज 94 सीटें नजर जाती आ रही हैं। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस राज्य में कितनी सीटें और कहां पर किसको कितनी सीटें मिलती नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश का जिक्र करें, 80 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए के खाते में 78 सीटें जाती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में महज 2 सीटें। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में एनडीए के खाते में 37 सीटें जाती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 3 सीटें। झारखंड की 14 सीटों में 13 एनडीए खाते में जाती नजर आ रही हैं। राजस्थान में क्लीन स्वीप कर रही है एनडीए और मध्य प्रदेश की 29 सीटों में 28 सीटें एनडीए के खाते में यहां पर बताया गया है नजर आ रही हैं। जी न्यूज मैट्राइज का ओपिनियन पोल है ये। बिहार, अगर इसके बाद हम छत्तीसगढ़ का जिक्र करें तो 11 की 11 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप कर रही है और जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में 2 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। गुजरात में भी किसी को यहां पर मौका नहीं मिल रहा है एनडीए के खाते में और बीजेपी का खासतौर पर यहां जिक्र करें तो बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं। हरियाणा की 10 सीटों में 9 सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं। 1 सीट इंडिया गठबंधन को हरियाणा में मिल सकती है। तो ये ओपिनियन पोल जो सामने आया है, इसके मुताबिक दिल्ली में 7 की 7 सीटों पर एनडीए का कब्जा और हिमाचल में 4 सीटों पर 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों पर 45 सीटों पर एनडीए का कब्जा नजर आ रहा है। लद्दाख की 1 सीट है और उस पर भी एनडीए का कब्जा। हालांकि लक्षद्वीप पर इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। तो ये सर्वे सामने आया है और इस सर्वे से ये आंकड़ा लगाया जा रहा है और साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनती नजर आ रही है। हैट्रिक लगाने के बाद जो बीजेपी या हम एनडीए में शामिल दलों का जिक्र करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें, तो वो लगातार करते रहे हैं और वो इन आंकड़ों से नजर भी आ रहा है। तो ओपिनियन पोल के नतीजों में मार्जिन ऑफ एरर ±2% भी बताया गया है, 2 से 3% का। और आपको एक बार फिर से ये याद दिला दें कि चुनाव के नतीजे नहीं बल्कि ये सिर्फ ओपिनियन पोल है, जो कि मैट्राइज जी न्यूज की तरफ से ये ओपिनियन पोल किया गया, ये सर्वे किया गया है और बड़ी संख्या में लोगों की राय ली गई है। उनसे जाना गया है कि आखिर
वो किसकी सरकार देश में चाहते हैं, उस आंकड़ों को हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि ये ओपिनियन पोल जो आया है इसके क्या मायने हैं। डॉक्टर आशीष सांडा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल तालान जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। हम किसी राजनीतिक मेहमान के पास जाएं उससे पहले समझने की कोशिश करेंगे राहुल तालान जी आपसे, ये जो ओपिनियन पोल, ये जो सर्वे आया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, कैसे देख रहे हैं? राहुल जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, राहुल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा शायद। प्रभात त्रिपाठी जी, वही सवाल आपसे है, इस सर्वे को आप कैसे देखते हैं? देखिए योगेश जी, आपने इस सर्वे को जो बताया है, सर्वे कुछ हद तक आसपास पहुंचता है। क्या सैंपल आपने लिया है, किस इलाके पे आप गए हैं, ये सारी चीजें। लेकिन एक बात ये तय है कि 400 का नारा है, तो 400 भले ना है, लेकिन मेरे हिसाब से आपका सर्वे जो है वो आसी पास है। 350 सीटें जरूर आएंगी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सहित। और सर्वे आगे पीछे थोड़ा फ्लक्चुएट होता है। कहीं कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पे 1000-2000 वोटों से भी परिणाम जो है बड़ा मतलब चौंकाने वाले होते हैं। तो निश्चित तौर पे आपका सर्वे उसी के आसपास है। जो मेरा अपना मानना है कि लगभग 350 सीटें एनडीए गठबंधन की आएंगी। अब क्या होगा, कहां टिकेगी जाके, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे पहले इसको समझना होगा कि आखिर इस देश का राजनीतिक माहौल कहां पहुंच गया है और आखिर ये विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ मुकाबला क्यों नहीं कर पा रहा है, चाहे वो क्षेत्रीय छत्र हो, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे कांग्रेस पार्टी हो। दो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा चली, युवराज उनके अब इस समय विदेश में है, यात्रा छोड़ के चले गए, फिर आएंगे। 4 तारीख को मुरैना से घुसेंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे। लेकिन ये समझना होगा कि हिंदी पट्टी और दक्षिण पट्टी की जो राजनीति, अब एक जिस तरीके से एक सामने एक रेखा खींच दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी पट्टी की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो दक्षिण पट्टी की पार्टी बन के रह गई। केरल में उसका एकमात्र प्रभुत्व रहता है और जो भी है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद, मैं 2024 की बात करूंगा, 10 साल के अंदर जिस सरकार ने काम किया है, सरकार की एंटी कम्बेंसी होनी चाहिए थी इस देश के अंदर। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जितनी भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को देख के एंटी कम्बेंसी होनी चाहिए थी। लेकिन एंटी कम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनने नहीं दी क्षेत्र में। वो इसलिए नहीं बनने दी कि जितनी भी योजनाएं उनकी सरकारी आई, वो योजनाएं उन्होंने धरातल पे उतारने का प्रयास किया और अपनी मॉनिटरिंग की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जो राज्यों में सरकार चल रही है, वहां पे पेज टाइट करके पीएमओ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और जिस तरीके से निर्णय लिए गए देश के अंदर। देखिए, पहले भी सरकारें चलती थी, ऐसा नहीं कि देश नहीं चलता था, कांग्रेस ने देश नहीं चलाया। लेकिन जो इच्छा शक्ति है, जो बड़े निर्णय हैं, वो कहीं ना कहीं कागजों में और कहीं ना कहीं लेने की इच्छा शक्ति नहीं होती थी। वो इसलिए नहीं होती थी कि हमारा वोट बैंक जो तुष्टीकरण की राजनीति थी, कहीं वो प्रभावित ना हो जाए। इस सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वो बड़े काम 370 से लेके राम मंदिर जैसा एक बड़ा प्रकरण, जो इस सनातन धर्म के लिए एक बड़ा, एक जिसे कहते हैं एक धार्मिक और आस्था का सवाल है, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, और जो कठोर निर्णय रहे हैं जिनको लेने में सरकारें। खत्म करूंगा कि बड़े परिवेश में भारतीय जनता पार्टी एक इतने परिवेश में इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की विपक्षी पार्टी चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रही है। बड़ी चुनौती है। ठीक है, प्रभात जी आएंगे आपके पास, दोबारा आएंगे। ठीक है, राहुल तालान जी, दृढ़ शक्ति और दृढ़ इच्छा और इच्छा शक्ति की बात की जा रही है यहाँ पर, प्रभात त्रिपाठी जी कह रहे हैं। और अगर हम जिक्र करें पिछले 2019 के चुनाव के नतीजों का, तो एनडीए के खाते में 351 सीटें, यूपीए के खाते में 90 सीटें गई थी। और इस बार जो कि यूपीए अब इंडिया गठबंधन बन चुका है, 94 सीटें नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में 377 सीटें जाती नजर आ रही हैं। ये जो सर्वे किया गया है, इस सर्वे के मुताबिक
सर्वे या रिसर्च कंपनी है जो सर्वे करती है, मुझे नहीं होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी जो मेथोडोलॉजी होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, या डेटा कलेक्शन या जो भी सैंपलिंग करते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से या साइंटिफिक तरीके से नहीं करते हैं। लेकिन इस चीज को जानने के लिए कि बीजेपी के पक्ष में वोट स्विंग है और लोगों का मूड है, इसको जानने के लिए किसी सर्वे की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही निकल जाइए, मोदी की लोकप्रियता आपको सब जगह नजर आ जाएगी। तो मोदी निश्चित तौर पे अपने उस दौर में जहां वो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, एक चीज उन्होंने अच्छे से कर ली है कि जो एंटी इनकम्बेंसी होनी थी, जो मेरे से पहले वाले प्रवक्ता बोल रहे थे कि जो उस एंटी इनकम्बेंसी को बहुत अच्छे से काबू में किया गया है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी समस्याएं नहीं है देश में, लेकिन उन समस्याओं को छोटा कर दिया गया है बड़े निर्णय लेके। तो मोदी सरकार ने जो दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई है निर्णय लेने की, जो एक सरकार के पास होनी चाहिए कि आपको देश हित में निर्णय लेने के लिए आपको किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग वोट की परवाह नहीं करनी चाहिए। तो मोदी ने ये एक नए तरीके की पॉलिटिक्स शुरू की है जिससे लोगों में एक नया भरोसा जगा है। जैसे हम बहुत पहले देखते थे कि भाई वेपनरी नहीं है आर्मी के पास, हथियार नहीं है, क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार का आरोप ना लग जाए। लेकिन मोदी जी ने वो सारी चीजें अलग कर दी। फिर भी कांग्रेस ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, उसके बाद भी लगातार फाइट कर रही है आर्मी। और आर्मी जबकि पता है कि हमारे ऊपर चाइना और पाकिस्तान जैसे तो लोग जो देश बैठे हुए हैं, उनको भी आपको 2 फ्रंट या 2.5 फ्रंट वॉर पे कभी भी लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। तो उसके लिए भी सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। तो जनता ये देखना चाहती थी, जनता ने देखिए बहुत दिन से गठबंधन की राजनीति देखी, उस गठबंधन की राजनीति में हमने देखा कि हम कैसे पिछड़ते हुए चले गए, और जो हम पिछड़ रहे थे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों में, एक पूर्ण बहुमत की सरकार आके उसने कैसे उन चीजों को आगे बढ़ाया है, और फिर हम आगे आते जा रहे हैं, हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए और हम लगातार 5वीं और तीसरी की तो बात करेंगे, उस पर फिर बहुत और भी बहुत सारे कई सवाल भी हैं तालान जी। लेकिन एक चीज, ये आंकड़े जो बता रहे हैं एनडीए के खाते में 377 और इंडिया के खाते में 94 सीटें, इसको आप कैसे, इस आंकड़े को कैसे देखते हैं आप? देखिए मुझे लगता है कि जितनी लोकप्रियता है बीजेपी की, मैं 370 और 400 की तो बात नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि 340-50 के बीच में कहीं बीजेपी अटक जाएगी। देखिए जो हिंदी हार्टलैंड है या गुजरात है, वहां तो बीजेपी मैक्सिमम है ना, हिंदी हार्टलैंड में भी मैक्सिमम है, कुछ बढ़ाएगी तो यूपी में बढ़ा सकती है। अगर जो साउथ इंडिया में बढ़ानी है तो मुझे लगता है तेलंगाना है जहां वो बढ़ा सकते हैं, कर्नाटक में भी वो मुझे मैक्सिमम ही नजर आते हैं, तमिलनाडु में मुझे कुछ लगता नहीं है, केरल में भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बीजेपी ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं कर रही है, केरल में लगातार प्रयास कर रही है, केरल में और तमिलनाडु में भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन वहां उनको वैसी सफलता नहीं मिल रही है। नॉर्थ ईस्ट में भी मुझे लगता है कि कुछ सीटें कम हो जाएंगी। जैसे बिहार में जो आंकड़े बता रहे हैं अब, तो बिहार में सीट कम हो रही है बीजेपी या नीतीश कुमार और एनडीए की। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में भी कम होंगी बीजेपी की सीटें, क्योंकि मेरा पर्सनली मानना है कि देखिए योगेश जी, अगर जो आप देखेंगे तो जो महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, उस उथल पुथल का कहीं ना कहीं नुकसान बीजेपी को जाहिर तौर पर बिहार में जो उथल पुथल मची है, और महाराष्ट्र और बिहार दोनों जगह का आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक बात है, जनता सब देख रही है और समझदार है। हाना साहब आपके पास आएंगे, आप इशारा कर रहे हैं कि ऐसा कुछ तस्वीर नहीं आएगी, खैर, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ा है। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, आपका ही रुख करेंगे, और ये जो आंकड़े आ रहे हैं ये आपके लिए मुझे लगते हैं कि थोड़ा सा बेचैनी बढ़ाने वाले हैं। और एक सवाल, अभी एक बात आपने अभी सुनी, दोनों प्रवक्ता, इसके पहले हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, दोनों लोगों ने ये बात कही कि दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति की जो बात की जा रही है वो पिछले की सरकारों में कम देखने को मिला, और यही वजह है कि जनता का विश्वास वर्तमान की सरकार में थोड़ा सा बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी जी की बड़ी है, बिल्कुल सही बात बोला आपने। दोनों विश्लेषक घोषित भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगते हैं, एक तो ऑफिशियल बैठा है, दो उनके बैठा है, इसलिए उनकी दृढ़ शक्ति बैठी है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में जीवन विवाह करवाने वाले 30% घटे हैं। ये बात समझ लीजिएगा, कल के पेपर में छपा है। इसलिए दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ी है, क्योंकि प्राकृतिक गैस, यूरिया
आपका जितने भी गेहूं, कच्चा तेल, सारों के दाम बढ़ गए हैं। इसकी इच्छा शक्ति नरेंद्र मोदी की बड़ी है, इसलिए 277 और 400 और 450 सीट आप और मिलकर, सारे प्रवक्ता लोग मिलकर और जर्नलिस्ट लोग बैठा कर उनको आप दे रहे हैं। देश की स्थिति कुछ और है, इस बात को आपको समझना होगा और देश की वास्तविक स्थिति से लोगों को रूबरू कराएं। ये झूठ बातें ना करें। ये तो मैं तो नहीं बोल रहा कि देश में 8% महंगा हुआ गेहूं, मैंने तो नहीं बोला कि प्राकृतिक गैस महंगा हुआ है, मैं तो नहीं बोल रहा। ज्योति कुमार जी, शक्ति की बात तो आप ही लोग कर रहे हैं ना। आपकी नाराजगी में आपकी नाराजगी जायज है, आपकी नाराजगी जायज है और लाजमी है। तो नहीं कर रहा, हम दोनों बातें कहेंगे। पेपर में छपे, आपने बात कही, आपने दोनों लोगों को सुन लीजिए ना, सुनिए ना, आप ही को बोलना है ज्योति जी, आप ही को बोलना है, आप ही को बोलना है। हम गुमराह कर रहे हैं, कौन गुमराह कर रहा है ये जनता को तय करने दीजिए। मुझे लगता है कि जज मत बनिए। सुन लीजिए सवाल जज भी बनेंगे, सब बनेंगे। हाँ। आप लोग देश को गुमराह करेंगे, आपको करने नहीं देंगे। हाँ। इस बात को आप समझ लीजिए पांडे जी, इस बात को आप बिल्कुल समझ लीजिए। अरे सुनिए ना ज्योति जी, चैनल में एंकरिंग करने में क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? सुन लीजिए पहले बात। दृढ़ शक्ति बढ़ा रहे हैं और इच्छा शक्ति उनकी बढ़ा रहे हैं। देश में 5 ट्रिलियन और क्या ट्रिलियन बताए जा रहे हैं। कहा क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों बेरोजगारी? अरे सुनिए ना, वही बात तो मैं बोल रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। वही बात, महंगाई पर भी आ रहा हूँ, महंगाई पर ही तो आ रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। जो बात बोले थे, सुनिए ना, ये सब इसकी शक्ति बड़ी है ना, इच्छा शक्ति किस चीज की बड़ी है? सुनिए ना, क्योंकि जो बात ये बोले थे वो कर नहीं पाए, इसी की इच्छा शक्ति बड़ी है ना। किसकी इच्छा शक्ति बड़ी है? ज्योति जी, अब एक बहुत छोटा सा सवाल। 400 आएंगे, ठीक है, आप आइए, अच्छी बात है। 400 आएंगे, आप आइए। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर आपको बुलाऊंगा। मैंने इसके पहले, मैंने एक दिन पहले भी इसी पर डिबेट की थी, चर्चा की थी कि 400 पार का नारा जो बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है एनडीए के खाते में और 370 बीजेपी लाएगी, उसके लिए बीजेपी को कितने, अरे सुनिए तो, लोगों को कितने चने चबाने पड़ेंगे वो भी मैंने बताया है, वो भी मैंने बताया है। सुन लीजिए, फैक्ट को बोलने दीजिए, फैक्ट को बोलने दीजिए। और आप बोलते हैं जज नहीं बनिए। क्यों नहीं जज बनेंगे? अगर आप लोगों को गुमराह करेंगे तो क्यों गुमराह करते हैं आप बताइए, आप क्यों गुमराह करते हैं? आप कैसे बात कर रहे हैं कि विपक्ष की क्या बात है, अपने एंट्री में बातें किए जा रहे हैं। हम आपको डाटा दे रहे हैं, डाटा का काट लाइए। मैं आपको दैनिक भास्कर के हवाले से आपको मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीवन बीमा करवाने वाले 30% घट गए। क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी की इच्छा शक्ति इसी में बड़ी है? कितने दिनों में? कितने दिनों में 8% गेहूं का दाम बढ़ गया? क्या इसकी इच्छा शक्ति? तो सुनिए ना ज्योति जी, बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। रुकिए भाई, आपको पूरा मौका देके बोलने को दे रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगी ज्योति जी, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए पूरा मौका मैं आपको बोलने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? मैं किसी की दृढ़ शक्ति और इच्छा शक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, जो दिख रहा है देश को वो बता रहा हूँ। आपने कहा महंगाई को लेकर सवाल नहीं उठ रहा है, आपने ये बात तालान जी की नहीं सुनी। आपने उन्हें घोषित बीजेपी का प्रवक्ता तो करार दे दिया, लेकिन उन्होंने जब महंगाई पर सवाल उठाया तो वो आपको नहीं दिखा, वो बात आपको नहीं दिखी। दूसरी बात सुनिए ज्योति जी, सुनिए, ठीक है? आपको मैं बोल रहा हूँ, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, ऐसा नहीं बोले नहीं। आप सुनिए, आप सुनिए, मुझे बात बोलने आप सुनिए, आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, सुनिए ना। अरे सुनिए भाई, आप एनडीए के 3 प्रवक्ताओं को बैठाए हैं ना, बैठाए हैं तो आप कांग्रेस के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, तो सुनिए इंडिया गठबंधन के एक प्रवक्ता को बैठाए हैं, बाकी आप 3 प्रवक्ताओं को बैठाए हैं। अरे सुनिए भाई, यही वजह है। अरे भाई साहब, ज्योति जी, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जो जनता देख रही, ये आपके जो नेता छोड़ के आपके विधायक जा रहे हैं छोड़ करके पार्टी को। अरे सुनिए ना, बिहार के 2 विधायक चले गए, हमने सुना है क्या? खबर नहीं है, ये प्रोपेगेंडा मैं फैला रहा हूँ क्या? मैं प्रोपेगेंडा फैला रहा हूँ क्या? ज्योति जी, सुनिए ना, आपके नेता जो छोड़ करके जा रहे हैं। पांडे जी सुन लीजिए, क्या वजह है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पांडे जी, सुन लीजिए। आप हिमाचल में आपके 25 विधायक हैं, राज्यसभा सीट आपकी आ नहीं सकती है, और आप वहां राज्यसभा जीत जाते हैं, हवा में लाते हैं विधायक। कहां से लाते हैं विधायक? आप दूसरे के पार्टी को तोड़कर किस लालच में लाते हैं? ये लोकतंत्र की बात करते हैं? लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आपको तो सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मेयर के चुनाव में मैं उसको गलत ठहराता हूँ ज्योति जी? मैं तो कह रहा हूँ जो चंडीगढ़ में हुआ वो गलत हुआ था, मैंने तब भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ। मुझे बताए पांडे जी, मेरी बात सुनिए ना। आप बिहार के 2 विधायक की बात किए, बताइए किस कानून के तहत आपने 2 विधायक को अपने पाले में बैठाया जब विधानसभा चल रही है? तो आप पहली बार हुआ है, क्योंकि ना ये तो पहली बार हुआ है बिहार में, तो पहली बार हुआ है। पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल में, अरे सुनिए ना, अरे हम एक एक राज्य देंगे। ज्योति जी कहाँ जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आपके कोई एक नेताजी थे, बड़े दिग्गज नेता, आप उनको बताया करते थे। पांडे जी, अरे सुनिए ना, उन्होंने कसम खाई थी। अरे ज्योति जी, आपके एक नेता है पश्चिम बंगाल में, उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक टीएमसी रहेगी सरकार में, टीएमसी रहेगी पश्चिम बंगाल में सरकार में, तब तक वो सिर मुंडवाए रखेंगे, वो सिर में बाल नहीं उगने देंगे। वो क्या कह रहे हैं, पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, जरा सुनिए तो। दाम अगर 8% अगर बढ़ गया गेहूं का दाम, तो आपके बोलने से होगा कि नहीं बढ़ा। लोगों के थाली में जब रोटी नहीं मिलेगी, 8% बढ़ा हुआ गेहूं के दाम में, तो आपके भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा। लोग नहीं देगा वोट। सुन लीजिए पांडे जी, आप लोगों को गुमराह न करें और लोगों को सही सही बात बताएं। कौन गुमराह कर रहा है, कौन गुमराह कर रहा है, कौन नहीं, इसको जनता को तय करने दीजिए। फिर एक बार कह रहा हूं आपको, आप जज मत बनिए तो बेहतर रहेगा, नहीं जनता फिर एक बार जवाब देगी। डॉक्टर आशीष आंडा जी, बड़े सवाल है, जनता कैसे आपको वोट देगी? ये जो लोगों की राय है, इसको वोट में कैसे तब्दील कर पाएंगे? योगेश जी, आपको, मेरे सभी आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। योगेश जी, आपसे सबसे पहले तो ये विनती करूंगा कि घड़ी देख के 5 मिनट से ज्यादा कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता साहब को दिए गए हैं। अगर प्रोपोर्शनेट टाइम आप मुझे नहीं देंगे तो ये आपकी दर्शकों के साथ अन्याय होगा, जो मुझे यकीन है आप ऐसा होने नहीं देंगे। ठीक है, बोलिए आप। एनी हाउ, बोलिए। अब हम मुद्दे की बात के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दूंगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है डिबेट का, वही कांग्रेस के पैर के नीचे से जमीन खिसकाने के लिए बहुत है। क्योंकि आज हम सब मित्रगण यहां पे ये डिबेट करने नहीं आए कि इंडिया गठबंधन जीतेगा कि एनडीए जीतेगा। ये विषय नहीं है कि बीजेपी बाजी मारेगा कि कांग्रेस बाजी मारेगा। नहीं कर रहे हैं बोलने में। अरे एक सेकंड रुकिए भाई, ज्योति जी रुकिए भाई, बोलने दीजिए ना। आप भी बोले थे ना, आप भी बोले थे ना, ये मुझे तय करने दीजिए भाई। अरे ज्योति जी, मुझे तय करने दीजिए भाई, ये मैं उनको टोकिए ना, क्यों नहीं टोक रहे? अरे ये मुझे तय करने दीजिए, मुझको कब काउंटर करना है। आपको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा कितनी देर बाद मैंने आपसे काउंटर किया था। और दूसरी बात, ये मुझे तय करने दीजिए। 4 मिनट जो तो बोलते रहे। अरे ज्योति जी, ये मुझे रह गए। हांडा जी को लाइए, हांडा जी को लाइए। जब मैं फैक्ट बताता रहा तो आप सर उनकी आवाज डाउन कीजिए, मैं चिल्ला-चिल्ली में बात नहीं करता। हांडा जी को लाइए, हांडा जी आप बोलिए। और जब वो बोल रहे हैं तो अब आप तो नहीं, हांडा जी आप बोलिए। अब तो आप उनको नहीं टोक रहे हैं। चुप ही नहीं टोक रहे हैं, चुप कराइए सर उनको। हांडा जी बोलिए, आप अपनी बात रखिए। जी तो मैं ये बता रहा था आपको कि सबसे पहली बात तो आज विषय ये है कि बीजेपी के 370 आएंगे या एनडीए के 400 आएंगे। यही अपने आप में जनता का मूड दिखाता है कि लोगों को पता है आएगा तो मोदी ही, नंबर 1। नंबर 2, जब यहाँ पे डाउट अगर किसी के मन में है, क्या बीजेपी के 370 आएंगे, क्या एनडीए 400 पार जाएगा, जो इस बार का नारा है, तो उन लोगों को एक ही बात याद रखनी चाहिए, और वो ये कि मोदी है तो मुमकिन है। क्योंकि पिछली बार 2019 में जब हमारे 45% वोट शेयर थे, 14 में 35% थे, और उसके बाद तो अब रामलला की इतनी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, जिसके चलते हुए महाराष्ट्र में आप देखिएगा शिवसेना खंडित हो चुकी है, आप देखिएगा एनसीपी खंडित हो चुकी है, आप देखिएगा नीतीश जी वापस आ चुके हैं, और आप देखिएगा इंडी गठबंधन किस तरह से खंड होता हुआ। ठीक है हांडा साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आपको यहाँ पे मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा अनवरत, आप क्योंकि आपको भी आगे समय देंगे। लेकिन ये सवाल जो आप कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र और बिहार, जिन दलों का आप कर रहे हैं, जिन नेताओं को आप अपने पाले में लाने की बात कर रहे हैं, जनता को वोट देना है, जनता को उन नेताओं को भी जिताना है। ये नेता कितना जिता पाएंगे, कितना आपका साथ दे पाएंगे, ये वक्त बताएगा। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, डॉक्टर आशीष आंडा जी का सीधा रुख करेंगे। आंडा साहब, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना खंडित हो चुकी है, बिहार में आपके साथ अब नीतीश कुमार जी आ चुके हैं। क्या जनता नहीं देख रही क्या कि उससे जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, वो किसको सत्ता सौंपती है और
कौन किसके साथ कब चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। एक अपने 5 वर्षीय योजना में कौन कितने बार शपथ ले गए पता ही नहीं जनता को। मैं योगेश जी आपको इतना ही बता दूं कि जनता भली भांति देख पा रही है कि जिस मोदी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो मोदी दलों को हैक नहीं करता, वो मोदी दिलों को हैक करता है। जब लोगों का हृदय परिवर्तन होता है तो किस तरीके से, तो ये कर्नाटक और तेलंगाना में क्यों नहीं दिलों को हैक कर पाए थे? हिमाचल में क्यों नहीं दिलों को हैक कर पाए थे? ऐसा है, नोबडी कैन डू एवरीथिंग योगेश जी, नोबडी कैन डू एवरीथिंग। अगर ऐसा होता तो हम 400 पार नहीं कहते, हम ये कहते 565 की 565 हमारी आएंगी। हमने ऐसा नहीं कहा, हमने इसलिए ऐसा कहा कि 351 हमारी पिछली बार भी आई थी। उसके बाद अब हमने जिस तरह से हमारे पे रामलला की कृपा बरसनी है, जिस तरह से हमारे किए हुए काम लोगों की नजर के रामलला की कृपा तो देश भर के सभी लोगों पर बरसती है। राशन मिल रहा कोई भी हो, 3 करोड़ लोगों को पक्का घर मिला है, 12 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिल रहे हैं, एम्स की संख्या दुगनी हो गई है, IIIT की दुगनी हो गई है। जिस तरह से आप एक एम्स का नाम बताइए, नो डाउट ये सच कह रहे हैं आप, एम्स की संख्या बढ़ी है, IIM की संख्या बढ़ी है, IIT की जो संस्थान है उनकी संख्या बढ़ी है। दिल्ली के एम्स को छोड़ करके एक, अरे सुनिए ना हाना साहब, बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, हाना साहब बहुत जेन्युइन सवाल पूछ रहा हूँ, अरे सुनिए तो आप ही को जवाब देना है। अब समस्या यही है ना कि जब आप लोगों को सवाल पूछो तो फिर आप कहते हैं कि आप मुझे समय दीजिए बोलने के लिए, और सवाल आप सुनते नहीं है। दिल्ली के एम्स को छोड़ करके एक ऐसा एम्स बताइए जिसमें कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो आपका हो या कांग्रेस का हो या किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो नेता उस एम्स में जाता हो। किसी को कोई दिक्कत होती है सीधे दिल्ली एम्स, जबकि उसके राज्य में भी एम्स अगर हैं तो सीधे दिल्ली को रवाना होता है। अब बताइए योगेश जी, आपसे पहली बात तो विनती है कि अपनी डिबेट करने के बाद अपनी डिबेट खुद देखिएगा कि आपने 30 सेकंड भी मुझे अनइंटरप्टेड बोलने नहीं दिया। अरे भाई साहब लास्ट टाइम 3 मिनट दिए आप देखिएगा। फिर आना साहब, आप समस्या ये है ना, आप लोग सिखाने लगते हैं कि एंकर को कैसे बोलना है, एंकर को कैसे किसको समय देना है। मतलब काउंटर नहीं करना है आपको, आप अब ये बताना चाह रहे हैं। मुझे 5 बजे की डिबेट में 5:31 पे मेरे को बोलने का पहला अवसर देते हैं, 5:32 1 मिनट बोलता हूं तो आप डिबेट को ब्रेक पे भाई साहब हैं, उसके बाद 30 सेकंड में भाई साहब 3 मिनट, अच्छा बोलिए ना, आप फिर ऐसा टाइम किल कर रहे हैं, आप फिर टाइम किल कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आपसे सवाल पूछता हूं उसका जवाब देते नहीं है। बोल रहे हैं ना, नहीं ये गलत बात है ना आपकी, आपको बोलने देना ही नहीं है। तो फिर यही पिछली बार भी हुआ था, अब मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा नहीं। साहब आपसे सवाल ना, आपसे सवाल करूं, समस्या यही है। अभी ज्योति जी सवाल कर रहा था तो उनको दिक्कत हो रही थी, अब आपसे सवाल कर रहा हूं तो आपको दिक्कत हो रही है। नहीं आप बात करने ही नहीं देते, आप अपनी आप खुद को देखिए ना, आप मेरे को बात रखने ही नहीं देते हैं, हर 30 सेकंड में आप इंटरप्ट। अरे इतनी देर में तो आप बात कर डाले, अपनी बात रख देते हैं हाना साहब, जिसको बात रखना होता है। तो बात तो तब रख देता अगर आप रखने देंगे तो, रखना नहीं देते तो बोलिए भाई साहब। हाना साहब आप कहाँ जा रहे हैं? जी मैं कहीं नहीं जा रहा योगेश जी, आपको डिबेट देखने हाँ बोलिए, मैं देख लिया हूं, मैंने टाइम देख लिया है, मैंने टाइम देख लिया है। जी बहुत मेहरबानी आपकी। हमारा यहाँ पे सवाल ये है कि जब यहाँ डाउट निकल के आता है तो ये डाउट क्लियर होना लोगों के मन में जरूरी है, क्योंकि हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई उस ठगबंधन रूपी एक गठबंधन के साथ है, जिनका ना नेता है ना नेतृत्व है, जिनको कोई अपना अस्तित्व का पता नहीं है। वो जो 54 साल का बालक जिसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने निकला है, ठगबंधन की परिभाषा कौन देगा? ये जरा बता दीजिए, किसने लिखी है और क्या है परिभाषा, ये भी दर्शकों को बता दीजिए, क्लियर हो जाए। ठगबंधन की परिभाषा क्या है? क्या चीज सर? ठगबंधन की परिभाषा यह है कि वो सब लोग जो सिर्फ इसलिए एक साथ आए हैं क्योंकि उनका अपना कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ करप्शन आगे बढ़ाओ, उन सबको जिनके पास ईडी के, जिनके पास सीबीआई के समन है, भागते फिर रहे हैं। और जो चक्की पीसिंग वो फिर सत्ता भोगिंग, वो क्या है? पहले तो चक्की पीसिंग और वर्तमान समय में सत्ता भोगिंग, ये क्या है? बिल्कुल सर, ये जो स्वतंत्र एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं, लेकिन स्वतंत्र एजेंसी को भी जो एजेंसी ना माने, जिसको सरकार पे भी सवाल उठाना हो, जिसको एजेंसी पे भी सवाल उठाना हो, जिसको कोर्ट पे भी सवाल उठाना हो, वो ऐसी बात करेगा कि सियानी बिल्ली तो खंबा नोचेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देश की जनता जान रही है कि मोदी के नेतृत्व में ये देश जो तरक्की कर रहा है, जो विश्व गुरु बनने की राह पे हम अग्रसर है, वो ये देश देख पा रहा है। ऐसा नहीं है नहीं देख पा रहा। इसीलिए ये जो हमारा रिजल्ट इस समय आता, आपको जो सारे पोल दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं, और आप हैरान रह जाएंगे जब आप खुद में देखेंगे कि एनडीए सच में 400 पार हो गया। चलिए ठीक है, एनडीए 400 पार होता है, जनता को फिर हम कह रहे हैं जनता को तय करने दीजिए। हम विश्व गुरु बनने की ओर हैं, लेकिन अभी भी एक बड़ी आबादी हमारी ऐसी है देश की जिसको हमें राशन भोजन देना पड़ता है। ठीक है प्रभात जी,
ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और ये जो सर्वे हो रहे हैं, जैसे तालान जी ने कहा कि सर्वे बहुत कोई ऑथेंटिक नहीं होता है, लोगों की राय होती है, वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन जब मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं, मतदान केंद्र से पहले आप पूछिए तो उनकी राय कुछ और होती है, और जब अंदर घुसते हैं पोलिंग बूथ पर तो राय बदल जाती है। बात ये कहूंगा कि पहले दौर पे जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह ने चैनल पे, एंकर पे, पत्रकारों पे सवाल उठाया, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब मैं क्या कह सकता हूं, मैं तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि प्रवक्ता साहब को यह ध्यान रखना चाहिए कि एक आप राष्ट्रीय चैनल पे बैठे हुए हैं, आप अपनी खींच पत्रकारों पे ना उठाएं और ये ना कहें कि वो भाजपा प्रवक्ता है। सवाल हम भाजपा पे भी पूछते हैं, सवाल कांग्रेस पे भी पूछते हैं। आज जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके आधार पे मैं अपना एक सर्वे कर रहा हूं। कृपया करके विदेशी मूल की पार्टी वाले और भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग ये सवाल ना उठाएं। एक ना एक दिन वो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों से, अपने समाज से तिरस्कृत कर दिए जाएंगे। इसलिए अभी भी वक्त है कि आप सुधर जाइए, समझ जाइए, ये सवाल पत्रकारों पे मत खड़ा कीजिए। अब मैं आता हूं जो आपने सवाल किया योगेश जी, कोई भी जब सर्वे होता है और जो भी जनता के बीच जब आदमी जाता है, चाहे वो हमारा पत्रकार हो, पत्रकार लोग, कलम नवीस, हम लोग एजेंसीज हैं, सारी चीजें हम लोग सर्वे कराते हैं, तो वहां का टेम्परामेंट जनता का क्या है। वोट देते समय अभी 3 महीने लोकसभा चुनाव के हैं, जब मतदान होगा तब वो वोट मत ईवीएम में कैद होंगे, लेकिन जनता का टेम्परेचर और जनता की जो बातचीत है वो समझ में आ जाती है कि जनता का मूड कैसा है, जनता किस मूड पे वोट करेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में। हम आप नहीं बदल पाएंगे, हम पत्रकार हैं, हम समीक्षा कर रहे हैं। ज्योति जी बैठे हुए हैं, कृपया करके ज्योति जी अपने नेताओं को समझाएं कि भारत जोड़ो यात्रा बीच में छोड़ के विदेश क्या करना आपको जाना चाहिए था। कैम्ब्रिज में आप वहां भाषण दे रहे हैं, वहां पे भी आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि भारत की नाक कट जाएगी वहां पे। अरे भाई, आपको जनता के बीच बोलिए, आप जनता के बीच कनेक्टिविटी बना रहे हैं, अच्छी बात है, आप सड़कों पर उतर रहे हैं, आप जा रहे हैं, विधायकों की अंतरात्मा जाग जाती है। भाई, विधायक आपके चुने हुए पार्टी के थे, वो विद्रोह करते हैं, आप उनको संभालिए, ये नैतिक जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन उस पर भी एक बड़ा आरोप ये लग जाता है कि बीजेपी ने तोड़ लिया, मानो कोई फल है जो तोड़ लिया, ये भी एक बड़ा सवाल उठ जाता है। सारा टीकरा एंकर के ऊपर, सारा टीकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, सबके ऊपर बढ़ जाता है, करनी होती है। कौन कैसे तोड़ लेगा, ये सही नहीं है। आज आपके ओपोनेंट तो आपको ज्यादा अच्छी सैलरी ऑफर करेंगे ना। खाना साहब, वही मैंने कहा, वही मैंने बात कही, वो कोई फल नहीं है जो तोड़ लिया जाता है। चलिए ठीक है, आपको प्रभात जी यहाँ पर रोक कर रहे हैं, माफ कीजिएगा, समय का अभाव, इसलिए चर्चा को हमें यहीं पे विराम देना पड़ा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से 2024 की तैयारियां सभी राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है, लेकिन हालिया ये जो सर्वे आया है, इस सर्वे में साफ तौर पर एनडीए की एक बार फिर से सरकार बनती नजर आ रही है और इंडिया को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन क्या ये सर्वे हकीकत में तब्दील हो पाएगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए JK24/7 न्यूज। नमस्कार।